अध्ययन करते हैं भारत की विदेश नीति, पीवी नरसिम्हा राव का पीरियड और कार्यकाल। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1991 से 1994 तक भारत की विदेश नीति का बहुत ही सकुशल संचालन किया। हालांकि ये पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। इससे पहले ज्यादातर जो प्रधानमंत्री थे वो उत्तर के थे। यहाँ हम आप देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है और ये अवलोकन का विषय है कि जिस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने 1991 में, तो उस समय पूरे विश्व की परिस्थितियां कैसी थी, भारत की परिस्थितियां कैसी थी। तो आप देखें कि विश्व पटल पर शीत युद्ध का अंत हो चुका था। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लंबा शीत युद्ध चला उसका पराभव हो चुका था। सोवियत संघ ढह गया था, वो अनेक देशों में बढ़ गया था। और आप देखें, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत रूस है, रूस के पास नेतृत्व आ गया। इसके बाद देखिए, इसी पीरियड में 90 के दशक में ही 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ, जिसमें जॉर्ज बुश ने बाकायदे इराक पर अटैक किया और वहां पर एक संप्रभु शासक सद्दाम हुसैन को पदच्युत कर दिया और इसमें यूएस की विजय हुई। हालांकि ये वन साइडेड था और एक तरह से देखा जाए तो एक खाड़ी देश को पराजित करना और इवन एक संप्रभु राष्ट्र को पराजित करके और उसके पेट्रोलियम भंडारों पर कब्जा करना, ये अन्यायपूर्ण था। इसके अलावा आप देखें, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका खाड़ी युद्ध को विजय करने के बाद अब उसको चैलेंज करने वाला, उसे चुनौती प्रदान करने वाली अब दूसरी महाशक्ति नहीं थी। तो ऐसे में दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया और इस एक ध्रुवीय विश्व में जो नेता है वो अमेरिका बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये आपका शीत युद्ध का पराभव हो गया और जो दो गुट थे उन गुटों में एक ही गुट बचा, तो यहाँ पर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है नाम, इसको लेकर ये प्रश्न चिन्ह लगने लगा कि जब अब दो गुट ही नहीं रहे तो ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या होगा, क्योंकि इसको गुटों से अलग हटकर राजनीति करनी थी। तो एक तो ये परिस्थितियां थी। नेक्स्ट है, भारत आर्थिक संकट के कगार पर था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में 47 टन सोना हमें आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करना पड़ा था। तब हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई, जिससे हमने खास करके जो आयात संबंधी खर्चे थे भारत सरकार के, उनको हम पूरा कर पाए। तो ये परिस्थितियां थी जब इन्होंने भारत में प्रधानमंत्री का पद संभाला। आप देखते हैं कि राजीव गांधी की हत्या हो जा रही है और उसके बाद सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की लीडर थी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से मना कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में पीवी नरसिम्हा राव को, जो कि एक सीनियर नेता थे कांग्रेस के, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। अब हमें यह देखना है कि पीवी नरसिम्हा राव की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसकी क्या विशेषताएं थी। हालांकि अपने विदेश मंत्रालय का प्रभाव पीवी नरसिम्हा राव ने माधव सिंह सोलंकी को सौंपा था, लेकिन माधव सिंह सोलंकी एक अदूरदर्शी विदेश मंत्री थे। उन्हें विदेशी मामलों में बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं था और आफ्टर ऑल ना उतनी उनकी स्टडी थी। तो इसलिए विदेश नीति वो पटरी से उतरने की कगार पे थी कि इसी बीच पीवी नरसिम्हा राव ने स्वतः विदेश मंत्रालय को, हालांकि विदेश मंत्री सोलंकी जी बने रहे, माधव सिंह सोलंकी, लेकिन ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिभागिता करने का काम पीवी नरसिम्हा राव स्वयं करने लगे। और इन्हीं के कार्यकाल में हम देखते हैं कि भारत के बहुत ही योग्य अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को इन्होंने अपना वित्त मंत्री बनाया, जिन्होंने देश को वित्तीय संकट से
उभारा। हम आप देखें कि अब हम देखते हैं कि क्रमशः बिंदुवार हम पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में कैसे संबंध थे। पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में बाकायदे संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकीकरण के लिए बात की गई कि इसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये विचारणीय प्रश्न है कि यूरोप दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का छोटा देश है और उससे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 3 स्थायी, कितने 3 स्थायी, एक अमेरिका और एशिया से केवल चाइना। हम सबको पता है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा, भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके बाद आप देखें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्ट्रक्चर है, जो इसका संगठन है, वो अलोकतांत्रिक है। पीवी नरसिम्हा राव ने अपने पीरियड में बाकायदे महासभा में जब जब मीटिंग हुई महासभा की, उन्होंने इस क्वेश्चन को बार बार उठाया कि एशिया में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप में कोई ना कोई एक राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका वगैरह, इसमें से किसी एक राष्ट्र को, इवन जापान पर भी विचार करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सही मायने में संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं तो जो देश जिसका जितना पलड़ा वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी, है ना, उस तरह से शेयरिंग होना चाहिए थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसमें सुरक्षा परिषद, महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम जो अभियान थे उनमें पीवी नरसिम्हा राव ने बाकायदे भारत की अपनी फौज को भी भेजा कई अभियानों में, और स्वास्थ्य संबंधी अभियानों में भी उन्होंने बाकायदे साथ दिया। अब आप देखते हैं भारत और नाम। भारत और नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन 10वां सम्मेलन जो है यहाँ पर उन्होंने प्रतिभागिता की और बल्कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसमें ये प्रश्न सामने आया कि आखिरकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की, जबकि अब 2 गुटों में से एक गुट समाप्त हो गया है, तो अब इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता तो रही नहीं, तो आखिरकार क्यों ना नाम को खत्म कर दिया जाए, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त ही क्यों ना कर दिया जाए। तो यहाँ आप देखें कि एक प्रभावी प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ने बाकायदे ये तर्क दिया कि इसका जो आर्थिक यूज है कि विकासशील देश मिलकर के इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन को, और इस तरीके से आप देखें कि आर्थिक रूप में सशक्तिकरण के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा, ये इसकी प्रासंगिकता होगी। भारत और सार्क जिसकी स्थापना में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो इसको आगे बढ़ाया गया। सार्क के जो भी कोलंबो और दूसरी जगह सम्मेलन हुए उनमें स्वयं पीवी नरसिम्हा राव ने भाग लिया और ये प्रयास किया। इसी समय आप देखिए साप्टा का भी गठन किया गया, सार्क से ही एकजुट होकर एक अलग यानी इसकी एक ब्रांच बनाई गई जो खासकर आर्थिक मामलों को ही देख रही थी। नेक्स्ट आप देखें इजराइल को मान्यता। 1951 से पहले भारत ने इजराइल नामक देश को, जिसका गठन 1948 में हुआ, मान्यता नहीं दी। मान्यता क्यों नहीं दी थी? इसकी वजह ये थी कि भारत की निर्भरता खासकर पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के अरब राष्ट्रों पर बहुत ज्यादा थी और अरब राष्ट्र जो है इजराइल के विरोधी थे। तो ऐसी कंडीशन में अगर इजराइल को उस समय भारत मान्यता देता तो ऐसी कंडीशन में अरब राष्ट्र जो है हमें या तो पेट्रोलियम के रेट हमको बढ़ा कर देते या ना देते। तो इन दैट केस और इसके अलावा अरब राष्ट्रों से जो हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध है उनको दृष्टिगत रखते हुए मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने देखा कि इजराइल जो 1948 में एक देश बन गया है, ये भारत की विदेश नीति के लिए जरूरी है कि उसको मान्यता प्रदान की जाए। तो 1991 में बाकायदे इजराइल को एज ए कंट्री, है ना, मान्यता दी। कब बना था इजराइल? 1948 में। मान्यता कब दी भारत ने? 1991 में।
यानी अराउंड 46 ईयर्स लेटर, 46 सालों के बाद। इसके बाद आप देखें अणु प्रसार संघ, इस संघ पर बाकायदे विकसित राष्ट्रों का और जो अणु टेक्नोलॉजी से लैस कंट्रीज हैं उनका भारत के ऊपर दबाव था कि आप परमाणु अप्रसार संधि पर साइन करें। भारत ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग शांतिप्रद कार्यों में करेंगे, लेकिन हमारे देश का जो बहुमत और जनमत है वो परमाणु अप्रसार संधि पर साइन करने के फेवर में नहीं है। इन दैट केस भारत सरकार इस एक तरफा वन साइडेड जो है जो संधि है परमाणु अप्रसार संधि, इस पर साइन नहीं करेगी। तो ठीक है, एटमिक जो CTBT इसी समय आई, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो पर समग्र परमाणु निषेध संधि, उस पर भी भारत ने साइन करने से मना कर दिया। इसके अलावा देखें G15 जो कि विकासशील देशों का एक संगठन है। जिस तरह वहां G7 है वो विकसित देशों का संगठन है, उसी के जवाब में विकासशील देशों ने G15 बनाया। तो G15 में इसके जो भी कराकस और दूसरी जगहों पर जो सम्मेलन हुए, PV नरसिम्हा राव ने उसमें प्रतिभागिता की और बाकायदे किस तरह से विकासशील देश आपस में मदद करके अपने को विकसित बनाए, इस पर उन्होंने प्रभावी अपना रोल प्ले किया। आर्थिक एवं व्यापारिक हितों को लेकर के हम लोगों ने देखा कि भारत आर्थिक संकट के कगार पर था। हमें दिन प्रतिदिन का भुगतान करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं। विदेशी मुद्रा समझते हैं? विदेशी मुद्रा यानी कोई भी देश जब हमारे साथ आयात निर्यात करता है, खासकर हमें वो यहाँ हम आयात करेंगे तो वो देश जो है अपनी करेंसी में या US डॉलर में भुगतान मांगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा संकट था। इस समय आप देखें बहुत ही योग्य वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने PV नरसिम्हा राव, चूंकि ही वॉज द लीडर, उनके इशारे पर बाकायदे भारत में जो उद्योग जगत है, व्यापार है, उसका लिबरलाइजेशन किया गया, उदारीकरण किया गया, लाइसेंस प्रणाली को कमजोर किया गया कि इस पर ज्यादा बहुत सारे लायबिलिटीज ना रहे, जिससे विदेशी कंपनियां आसानी से भारत में निवेश करें। और आफ्टर ऑल आप देखें कि बड़ी मात्रा में अमेरिका ने ऑलमोस्ट टोटल निवेश में 30% निवेश किया, है ना। और इसके बाद जो जर्मनी है, सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला देश जर्मनी था। और इसके बाद आप देखें होड़ लग गई ऑटोमोबाइल्स, ये सारी कंपनियां हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 90 के दशक के पहले हमारे यहाँ जीप चलती थी, एक एम्बेसडर कार हुआ करती थी, एक मारुति 800 थी। और आज की डेट में हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, चाहे जापान की हो, अमेरिका की हो, सभी ने अपने यहीं पर कारखाने एस्टेब्लिश कर लिए, कारखाने खोल लिए और यहीं पर वो कारें बना रहे हैं। और इन दैट केस हमारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो आप देखें ये बहुत बड़ा काम था कि आर्थिक रूप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास और व्यापारिक हितों का संवर्धन, ये काम PV नरसिम्हा राव ने बहुत ही अच्छा किया। इसके अलावा आप देखते हैं कि भारत और अमेरिका व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हुई। अमेरिकन जो मल्टीनेशनल थे, है ना, मल्टीनेशनल जो बहुउद्देशीय जो निगम थे, उन्होंने बाकायदे भारत में बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया, अरबों में। इसी तरह भारत जापान 1992 में PV नरसिम्हा राव ने जापान का विजिट किया और उसके बाद दोनों में आर्थिक और व्यापारिक संधियों पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट, भारत और जर्मनी में बाकायदे PV नरसिम्हा राव ने भारत महोत्सव का आयोजन कराया, जिससे भारत की संस्कृति जर्मनी की संस्कृति के और ज्यादा करीब आ सके। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार PV नरसिम्हा राव को हम कैसे इवेलुएट करें, इनकी विदेश नीति को। तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे,
खास करके आर्थिक हितों में इनका कोई जवाब नहीं था। इन्होंने एक योग्य व्यक्ति मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना करके भारत, जो कि लंबे समय से आर्थिक संकट में था, ऐसा लग रहा था कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। 47 टन सोना जो है IMF में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में निवेश किया जाना और दिन प्रतिदिन के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ना होना चिंतनीय विषय था। तो PV नरसिम्हा राव ने बाकायदे आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, विश्व राजनीति में एक लीडर के रूप में भारत को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि PV नरसिम्हा राव का जो रोल है एज ए क्षेत्रीय जो रीजनल कोऑपरेशन, चाहे वो सार्क रहा हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहा हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी हिस्सेदारी रही हो, हर मामले में बहुत ही स्ट्रांग उन्होंने जो है डिसीजन लिए और जिनके कारण जो है भारत की विदेश नीति बहुत ही उच्च शिखर की ओर पहुंची। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की विदेश नीति की चर्चा करेंगे।